गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लासों में हम लोकतंत्र के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। लोकतंत्र का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत, लोकतंत्र के गुण दोष और उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन, इन सभी टॉपिक्स पर अपना अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस क्लास में हम एक नए टॉपिक अधिनायकवाद, तानाशाही या अधिनायक तंत्र, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के इस क्लास में हम अधिनायकवाद या ये कहें तानाशाही शासन का जो अर्थ और उसकी परिभाषाएं हैं, इस पर विस्तार से वर्णन करेंगे। स्टूडेंट्स, वैसे तो आधुनिक युग को लोकतंत्र का युग कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं स्थापित हुई और उनका लगातार संचालन होता रहा है। परंतु शायद यह सत्य बात है कि यह युग अधिनायक युग की ओर परिवर्तित होता जा रहा है। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों में बनी, लेकिन वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं किसी न किसी रूप में अधिनायकवादी सत्ता में बदल रही हैं या ये कहें अधिनायक तंत्र की ओर बढ़ रही हैं। यदि हम जब लोकतंत्र का मूल्यांकन कर रहे थे तो वहां हमने इस बात को देखने का प्रयास किया था कि सुदूर भविष्य में लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं वो लोकप्रिय होंगी, लेकिन दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के स्थान पर धीरे धीरे अधिनायकवादी व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। विशेष रूप से हम बात करें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे राष्ट्रों में, जिन्होंने उपनिवेशवाद के अंत के पश्चात वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं स्थापित हुई, लेकिन धीरे धीरे किसी न किसी रूप में वहां अधिनायकवादी तंत्र या ये कहें कि तानाशाही का आगमन होता रहा है। जिस आधार पर यह कहा जाता है कि जो बात हम पहले कर रहे थे कि वर्तमान युग, आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है, तो कहीं न कहीं बदलती परिस्थितियों में लोकतंत्र का स्थान अधिनायकवादी व्यवस्थाएं ले रही हैं। और तीसरी दुनिया के देशों में जहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दिखाई पड़ती थी, भविष्य में वो कहीं न कहीं वहां पर निरंकुशता का बीज जमने लगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था अधिनायकवादी तंत्र की ओर में परिवर्तित होने लगी। संक्षेप में इसके अर्थ, उद्देश्य, इनके बारे में हम आज के इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो इसको अर्थ को समझने के लिए अधिनायकवाद एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन की सर्वोच्च शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होती है। यानी शासन की समस्त शक्ति कहां होती है? एक व्यक्ति के हाथ में होती है। और वह व्यक्ति जो सर्वोच्च जो सत्ता को धारण करने वाला व्यक्ति है, वो अन्य किसी से प्रभावित नहीं होता है और न ही वो किसी के प्रति उत्तरदायी होता है। यहां पर एक बात और है कि जो शासन है वो वंशानुगत आधार पर नहीं होता है, बल्कि जो सर्वोच्च शक्ति का धारक व्यक्ति होता है वो अपनी शक्ति से या अपने सहयोग से क्या करता है? सत्ता को प्राप्त करता है। और यहां एक बात और कि वह शक्ति और सहयोग को प्राप्त करने के लिए वह शक्ति और सहयोग दोनों के आधार पर, कई बार क्या होता है अपने पावर को वो एक सहयोग के रूप में बदल देता है, तो इस प्रकार से वो सत्ता पर काबिज होता रहता है। तो वर्तमान समय में अगर हम अधिनायकवाद के अर्थ की बात करें तो आधुनिक युग में अधिनायक तंत्र का अर्थ पूरी तरह बदल गया है। आजकल इससे स्वेच्छाचारी या अत्याचारी शासन का बोध होता है। इसमें राज सत्ता एक व्यक्ति में निहित होती है और शासन सत्ताधिकारी व्यक्ति की इच्छा अनुसार ही चलता है। ऐसे अधिनायक पर किसी प्रकार का अंकुश या प्रतिबंध नहीं होता है। आधुनिक युग अधिनायकों को राष्ट्रीय संकट के समय नहीं चुना जाता, वर्ण वे आकस्मिक राज्य क्रांति के फलस्वरूप यह शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उसके राजनीतिक अधिकार भी शक्ति का आधार बल प्रयोग होता है। वे उसी समय तक शक्ति में बने रहते हैं जब तक बल प्रयोग है। उन्हें अधिनायक बनाए रखने में यह सहायक होते हैं। किसी के प्रति उत्तरदायी वो नहीं होते हैं। अधिनायक तंत्र में राज्य की संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति में निहित होती है जो स्वयं को राज्य का मूर्त रूप समझता है। आधुनिक अधिनायक तंत्र के भी दो मत माने जाते हैं। पहला जो
आधुनिक जो अधिनायकवादी युग है उसको उसके भी क्या माने जाते हैं, दो रूप माने जाते हैं। लेकिन पहले हम अधिनायकवाद की कुछ परिभाषाएं भी देख लेते हैं। ये परिभाषाएं फोर्ड द्वारा एक परिभाषा दी गई जिसमें कहा गया कि अधिनायकवाद वह शासन प्रणाली है जिसमें राष्ट्राध्यक्ष द्वारा गैर कानूनी ढंग से सत्ता को या राष्ट्राध्यक्ष पद प्राप्त कर लिया जाए तो वो अधिनायक तंत्र कहलाता है या अधिनायकवाद कहलाता है या तानाशाही शासन कहलाता है। सॉन्टाउ ने भी इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि अधिनायकवाद एक व्यक्ति का शासन है जिसमें शासन पद वंशानुगत आधार पर नहीं होता, बल्कि शासक क्या करता है, अपनी शक्ति या लोगों की सहमति के आधार पर क्या करता है, सत्ता पर कब्जा कर लेता है, सत्ता पर अपना एकाधिकार प्राप्त कर लेता है। तो सॉन्टाउ ने इस प्रकार से इसको परिभाषित किया। वैसे देखा जाए तो वर्तमान समय में अधिनायकवाद के अनेक रूप मिलते हैं और अनेक रूपों होने के कारण इनके अर्थ को समझना और स्पष्ट कर पाना अत्यंत कठिन कार्य है। लेकिन फिर भी हम देखें कि वर्तमान समय में, आधुनिक समय में दो मत इसके प्रचलन में है। एक है साम्यवादी शासन व्यवस्थाओं के उदय के परिणाम स्वरूप एक दलीय व्यवस्थाओं की स्थापना। यानी देखिए इसको दो अर्थों में देखें। पहला है कि साम्यवादी व्यवस्थाओं में, जो साम्यवादी व्यवस्थाएं हैं, जिन जिन देशों में साम्यवादी शासन स्थापित हुआ, साम्यवादी व्यवस्थाओं में क्या होता है, हम पहले भी देख चुके हैं कि एक दल की प्रधानता होती है, एक दल होता है जिसको हम कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं, कम्युनिस्ट दल है। तो यहाँ पर साम्यवादी पहला जो रूप है वो यहाँ देखने को मिलता है कि साम्यवादी व्यवस्थाओं में एक दल की प्रधानता होती है, या ये कहें कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी सत्ता की स्थापना होती है। इससे एक दल जो वस्तुतः एक विचारधारा से अनुप्रेरित होता है, जैसे साम्यवादी विचारधारा से अनुप्रेरित वो होता है, तो एक दल की सत्ता होने के कारण वो दल है वो सर्वोच्च हो जाता है तथा इस दल की अपनी एक विचारधारा होती है, दल का एक सर्वोच्च नेता होता है और दल के समर्थन के द्वारा एक तरह से अधिनायक तंत्र की शक्ति का प्रयोग वह करता है। इस प्रकार के अधिनायक तंत्र में शासन स्वेच्छाकारी और अत्याचारी नहीं होता है, जबकि वर्तमान में ऐसे शासक भी मिलते हैं जो सेवा के सहयोग से सत्ता में आते हैं। यानी एक दूसरी स्थिति और देख लें, ये तो साम्यवादी। दूसरी स्थिति क्या है कि शुरुआत में तो क्या होगा, वो एक सेवा के आधार पर, जन सेवा के आधार पर वो क्या करते हैं, सत्ता प्राप्त कर लेते हैं और बाद में सत्ता पर काबिज होकर वो निरंकुश हो जाते हैं, या एक प्रकार से अधिनायकवादी शासन स्थापित हो जाता है। तो वो दूसरी स्थिति पैदा हो गई। इसमें क्या होता है कि ऐसे शासक भी हैं जो सेवा व सहयोग के आधार पर सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने के बाद निरंकुश ढंग से शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, या एक प्रकार से निरंकुश हो जाते हैं, साम्यवादी शासन स्थापित हो जाता है। एलन बॉल एक विद्वान हुए हैं, एलन बॉल हैं, एलन बॉल के बारे में अगर बात करें, एलन बॉल एक राजनीतिक विचारक हुए हैं। तो एलन बॉल ने इस संबंध में कहा है कि एलन बॉल का जो कथन है वो यह है कि ऐसे लोग सत्ता में आ जाते हैं और निरंकुश ढंग से शक्तियों का प्रयोग करते हैं। दो मत माने जाते हैं इनमें, सर्वाधिकारवादी शासन और स्वेच्छाकारी शासन के नाम संबोधित किया है। एलन बॉल ने इसके कुछ वो गिनाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि इसके चार एलन बॉल ने आधुनिक अधिनायक तंत्र के दो रूपों का जिक्र किया है। उनमें से एक को सर्वाधिकारवादी शासन व दूसरे को स्वेच्छावादी शासन से नाम से संबोधित किया। एलन बॉल ने इसके दो प्रकार बनाए हैं, एक सर्वाधिकारवादी, एक है सर्वाधिकारवादी शासन और दूसरे हैं स्वेच्छाकारी शासन, स्वेच्छा।
तो इस प्रकार से एलन बॉल ने इसके दो प्रकार का जिक्र किया है, दो रूप बताए हैं, एक सर्वाधिकारवादी शासन और दूसरा स्वेच्छाचारी शासन के नाम से संबोधित किया है। यहाँ इन दोनों के कुछ लक्षणों का भी उन्होंने विवेचन किया है, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।